आओ बच्चों, जल्दी से अपन फलन नाम के इस पाठ का रिवीजन करते हैं और इसमें सबसे पहले देखते हैं फलन, जिसको अपन प्रतिचित्रण भी कहते हैं, एक नियम के रूप में। नियम क्या है कि समुच्चय दो अरिक्त समुच्चय हैं ए व बी और इसके बीच में एक नियम है एफ। वो एफ इस प्रकार से है कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी के एक निश्चित एवं अद्वितीय अवयव से संबंध हो, तो इस प्रकार के नियम को अपन क्या कहते हैं? फलन कहते हैं, जिसे एफ से प्रदर्शित करेंगे अपन इस प्रकार से। इसको लिखा ऐसे जाता है एफ सच दैट ए टू बी, यानी कि एफ इस प्रकार से है कि वो ए से बी में परिभाषित है। यहाँ पर ए और बी के बीच में एक तीर का चिन्ह लगाकर और ऊपर एफ लिखकर भी इसको परिभाषित किया जाता है। थोड़ा और जानकारी लेते हैं कि अगर अपने पास में एक समुच्चय है ए और ये अपने पास में है समुच्चय बी। समुच्चय ए के अंदर अवयव हैं 1 2 3, समुच्चय बी में अवयव हैं ए बी सी, और अपन ने कहा कि एक का संबंध ए से है, 2 का बी से है, 3 का सी से है। तो यहाँ पर एक नियम है एफ जो ए से बी में परिभाषित है, तो ये संबंध जो है फलन कहलाता है। अपने को यहाँ पर एक जानकारी और लेनी है कि ये ए जो है ये अवयव एक का प्रतिबिंब है, बी जो है अवयव 2 का प्रतिबिंब है, 3 सी जो है अवयव 3 का प्रतिबिंब है। इसी प्रकार से अवयव ए का पूर्व प्रतिबिंब है, 2 अवयव बी का पूर्व प्रतिबिंब है। तो यहाँ पर समुच्चय बी के जो अवयव हैं जो ए से जुड़े हुए हैं वो ए के अवयवों के प्रतिबिंब कहलाते हैं, और जो समुच्चय ए के अवयव हैं, जो अवयव समुच्चय बी के अवयवों से जुड़े हुए हैं, वो क्या कहलाएंगे? पूर्व प्रतिबिंब कहलाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अपन किसकी? फलन, जिसको अपन प्रतिचित्रण भी कहते हैं। क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में कैसे परिभाषित होता है वो देखिए आप। 2 अरिक्त समुच्चय हैं ए तथा बी, इसके बीच में कोई संबंध है, ए से बी में संबंध को फलन के रूप में निरूपित करने के लिए अपने पास में 2 प्रतिबंध होंगे। पहला प्रतिबंध क्या है साहब? ये गणितीय भाषा में लिखा है, मैं आपको साधारण भाषा में समझाता हूं कि समुच्चय ए के अंदर कोई भी अवयव ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका समुच्चय बी में किसी भी अवयव से संबंध ना हो। अर्थात अगर मान लीजिए मेरे पास में ये समुच्चय ए है और ये समुच्चय बी है, यहाँ लिखा 1 2 3 4, ये है ए बी सी। अगर एक का संबंध ए से है, 2 का संबंध बी से है, 3 का संबंध सी से है और ये सारा एक संबंध है एफ। अब ये जांच करें इस पहले प्रतिबंध के अनुसार कि ये संबंध जो है फलन है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के किसी एक अवयव से संबंध जरूर रखना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये अवयव 4 जो है इसका समुच्चय बी के किसी अवयव से संबंध नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये संबंध फलन नहीं है। ये संबंध क्या है बेटा? फलन नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, दूसरा प्रतिबंध ये कह रहा है कि ए कॉमा बी अगर विद्यमान है फलन के अंदर, है ना, और ए कॉमा सी भी फलन के अंदर विद्यमान है, तो ये तभी संभव है जब बी बराबर हो सी के। अगर इसको अपन ऐसे भाषा से समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर ये है ए और ये है बी, ये लिखा है 1 2 3 4, यहाँ पर है ए बी सी। एक का संबंध ए से है, एक का संबंध बी से है, 2 का संबंध सी से है, 3 का संबंध भी सी से है और 4 का संबंध सी से है। तो ऐसी स्थिति में देखिए आप कि अवयव एक का संबंध 2 अवयवों से है। अगर समुच्चय ए के एक अवयव का संबंध समुच्चय बी के 2 या 2 से अधिक अवयवों से हो जाता है तो ऐसे संबंध को अपन फलन नहीं कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये भी फलन नहीं है। तो फलन जांच करने के लिए आप क्या काम करो, अगर आपको कोई फलन कहता है, संबंध देता है और कहता है कि बताओ ये फलन है कि नहीं है, तो उसमें सबसे पहले ये देख लो कि साहब कोई अवयव खाली तो नहीं है।
समुच्चय ए के अंदर कोई अवयव खाली तो नहीं है। दूसरी बात ये देख लो कि समुच्चय ए के किसी एक अवयव का समुच्चय बी के दो या दो से अधिक अवयवों से संबंध तो नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अपन क्या कह देंगे कि ये फलन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अपने पास में आता है फलन का प्रांत, सहप्रांत तथा परिसर। ठीक है, फलन का प्रांत, सहप्रांत और परिसर। इसको आप ऐसे समझिए कि यहां पर अपने पास में एक समुच्चय है ए। ठीक है, ए के अंदर जो अवयव हैं 1 2 3 4 5। यहां पर है अपने पास में समुच्चय बी, इसके अंदर अवयव हैं ए बी सी डी ई एफ। ये आ गया। अब यहां पर एक का प्रतिबिंब है ए, 2 का प्रतिबिंब बी, 3 का प्रतिबिंब सी, 4 का डी और 5 का ई। ये आ गया। और ये संबंध फलन है। क्यों ऐसा फलन? क्योंकि समुच्चय ए का कोई अवयव खाली नहीं है और समुच्चय ए के किसी एक अवयव का समुच्चय बी के दो अवयवों से संबंध भी नहीं है। अब बात करते हैं अपन फलन के प्रांत की। फलन का प्रांत क्या है साहब? ये देखिए आप, फलन का प्रांत, फलन का प्रांत। तो ये फलन का प्रांत जो है समुच्चय ए के जो अवयव हैं, समुच्चय ए के जो अवयव हैं इनका समुच्चय यहाँ पर है 1 2 3 4 और ये 5, ये बराबर है समुच्चय ए के। तो ये कहलाएगा फलन का प्रांत। ठीक है, अब बात करिए अपन ने फलन के परिसर की। फलन का परिसर, फलन का परिसर क्या होगा बेटा? तो समुच्चय ए के अवयव से समुच्चय बी के जो अवयव जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो ये कौन कौन से? ए बी सी डी और ई, ये जुड़े हुए हैं। ये क्या कहलाएगा अपने पास में? फलन का परिसर। मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि समुच्चय ए के अवयवों से जो अवयव जुड़े हुए हैं, जैसे ये एफ जुड़ा हुआ नहीं है तो ये परिसर में नहीं आएगा। अगर अपन बात करें फलन के सहप्रांत की, फलन का सहप्रांत, सहप्रांत वो क्या होगा बेटा? वो होगा समुच्चय बी। ये पूरा के पूरा क्या होगा अपने पास में? फलन का सहप्रांत। और अच्छे तरीके से समझिए कि फलन एफ का प्रांत क्या होता है? एफ के सभी अवयवों, जो फलन के जो क्रमित युग्मों के रूप में अवयव लिखे हुए हैं, उन अवयवों के प्रथम घटकों का समुच्चय फलन का प्रांत कहलाता है। ठीक है, और फलन का परिसर क्या कहलाएगा? एफ के सभी अवयवों के द्वितीय घटक, यानी कि जब आप फलन को क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में लिखते हैं और उसके जो द्वितीय घटक होते हैं उनका जो समुच्चय होता है वो क्या कहलाएगा? फलन का परिसर कहलाएगा। आगे बात करते हैं कि फलन के परिसर तथा सहप्रांत में संबंध क्या होता है। अभी आपको बताया मैंने कि यहाँ पर ये है अपने पास में समुच्चय ए और ये है अपने पास में समुच्चय बी। यहाँ पर लिखा 1 2 3 4, ये आ गया ए बी सी डी और ये ई। ठीक है, अब 1 का ए से, 2 का बी से, 3 का सी से, 4 का डी से, ये अपने पास में फलन एफ है। अगर अपन इसको क्रमित युग्मों के रूप में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, देखो आप कैसे, 1 कोमा ए और 2 कोमा बी और साहब 3 कोमा सी और 4 कोमा डी। यह आ गया। अब यहाँ पर अपने पास में एफ का प्रांत पूछा जाए, एफ का प्रांत यानी कि फलन का प्रांत, तो अपने पास में जो अभी परिभाषा पढ़ी उसमें कहा गया कि फलन के जो क्रमित युग्मों का समुच्चय है उसके जो प्रथम घटक हैं उनका समुच्चय क्या कहलाता है? प्रांत कहलाता है। तो प्रथम घटक कौन कौन से? 1 2 3 4, यह आ गया। अब बात करिए अपन ने एफ का परिसर, है ना, फलन का परिसर। अब परिसर में क्या है साहब कि फलन एफ के अंदर जो क्रमित युग्मों का समुच्चय है उसके द्वितीय घटक का समुच्चय। तो द्वितीय घटक क्या है बेटा? ए बी सी और डी। यह आ गया। अब सहप्रांत की बात करी
f का सह प्रांत। अब f का सह प्रांत क्या है साहब? सह प्रांत है कि समुच्चय B के जितने भी अवयव हैं A, B, C, D और E, ये क्या कहलाता है? सह प्रांत। बात कर रहे हैं अपन कि फलन के सह प्रांत और परिसर में संबंध क्या है। तो आप इन दोनों को देखो, यहां पर अपन कहेंगे कि साहब फलन f का परिसर, फलन f का जो परिसर है ये वास्तव में क्या होता है? उपसमुच्चय होता है। किसका? सह प्रांत का। अब बालक कहे कि साहब बराबर भी हो सकता है सारे अवयव जुड़े हों, तो फलन के परिसर और सह प्रांत में ये संबंध हुआ कि फलन का परिसर सह प्रांत का या तो उपसमुच्चय होगा या उसके बराबर होगा। ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण वास्तविक फलन है, ठीक, इनके आरेख दे रखे हैं, इनके प्रांत और परिसर दे रखे हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं अपन तत्समक फलन की। तत्समक फलन जानते हो ना आप, जो क्रिया में भाग तो ले पर आसन कुछ नहीं डाले। यहाँ पर x का मान कुछ भी रखेंगे तो y का मान भी आपको वही प्राप्त होगा, तो इसका ग्राफ ऐसे प्राप्त होता है। ठीक, अब यहाँ पर बात करें आप कि कोई भी x की जगह पर आप वास्तविक संख्या रखेंगे तो आपको वास्तविक मान प्राप्त होगा। तो इसका मतलब इस फलन के लिए प्रांत जो है वो क्या होगा? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। परिसर भी क्या होगा? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, क्योंकि वास्तविक संख्या रखेंगे x के स्थान पर तो अपने को वास्तविक संख्याएं प्राप्त होंगी। इसी प्रकार से अचर फलन की बात करें, अचर फलन यानी कि कांस्टेंट, यहाँ पर c लिखा हुआ है। अब बात करते हैं अपन इसके प्रांत और परिसर की। तो x की जगह तो आप कोई भी मान रखो, आप यहाँ पर x का मान आप कुछ भी रखेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? c, यानी कि अचर। अब ऐसी स्थिति में जो प्रांत होगा वो तो क्या होगा? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। लेकिन जो परिसर होगा वो तो केवल आपको c मिल रहा है, तो वो क्या होगा? समुच्चय के अंदर अवयव c लिख देंगे और कह देंगे कि साहब इसका परिसर क्या होगा? केवल c। ठीक है, और आगे बात करके देखते हैं महत्तम पूर्णांक फलन, जिसको अपन पग फलन भी कहते हैं। ये क्या है साहब? यहाँ पर देखिए आप कि x की जगह पर अपन कोई भी वास्तविक संख्या रख सकते हैं। जैसे आप 2.1, 2.3 है ना, 2.4। लेकिन जब आप 2.1, 2.2, 2.3 रखेंगे तो अपने को क्या प्राप्त होगा? इसका एक पूर्णांक मान प्राप्त होगा, 2। ठीक है, तो यहाँ पर x की जगह पर आप कोई भी वास्तविक संख्या रखिए, अपने को प्राप्त क्या होगा? इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। तो यहाँ पर इसका प्रांत तो क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। और परिसर क्या हो जाएगा? पूर्णांकों का समुच्चय। सीधी सी बात। फिर बात करते हैं अपन इसी प्रकार से किसकी? व्युत्क्रम फलन की। अब व्युत्क्रम फलन क्या है साहब? कि 1/x, यहाँ पर आप x की जगह 0 नहीं रख सकते, क्योंकि 0 रखते ही क्या हो जाएगा? ये इनफाइनाइट, अनंत। ठीक है, जो अनिर्धारित है। तो ऐसी स्थिति में इस फलन का प्रांत क्या हो जाएगा? 0 को छोड़कर जितने भी वास्तविक संख्या हैं तो उनको लिखेंगे कैसे? कि r माइनस और समुच्चय में 0 लिखकर ये हटा दिया। तो ऐसी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जिसमें 0 नहीं है। अब परिसर क्या मिलेगा साहब? जब यहाँ पर आप 0 नहीं रखोगे, है ना, अनंत भी नहीं रख सकते, अनंत होता नहीं है तो रखेंगे नहीं, तभी 0 प्राप्त होगा। तो जो परिसर आपने को मिलेगा वो भी क्या मिलेगा? वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से 0 को हटा दो, ये अपने को परिसर मिल जाएगा। अब बात करिए अपन ने मापांक फलन या निरपेक्ष मान फलन, यानी कि जिसको मॉडुलस भी कहते हैं। इस x के अंदर आप कोई भी मान रखोगे तो आपको एक धनात्मक मान प्राप्त होगा। ठीक है, कोई भी वास्तविक संख्या रखो, आपको क्या मिलेगा? धनात्मक संख्या। तो यहाँ पर इसका जो प्रांत होगा वो क्या होगा? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। लेकिन जो परिसर होगा, परिसर में क्या आएगा अपने पास में? 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। इसको इन्होंने क्या काम करा है कि अर्ध बंद अंतराल के रूप में लिख दिया। अपन इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अऋणात्मक संख्याओं का समुच्चय। क्या होगा? अऋणात्मक संख्याओं का समुच्चय। इसमें 0 तो होगा, किसी भी संख्या का मापांक 0 का मापांक 0 होता है, इसलिए 0 तो शामिल होगा, अनंत शामिल नहीं होगा।
तो मापांक फलन आ गया। इसी प्रकार से कई फलन हैं जो आप देखेंगे ग्राफ के रूप में समझ में आ जाएंगे आपके। ठीक है, अब उस फलनों के बाद में अपन देखते हैं फलनों के प्रकार। अब क्या देखते हैं अपन? फलनों के प्रकार। अब फलनों के प्रकार में क्या है साहब? फलन के प्रकार में अपने को 4 बातों पे ध्यान देना होगा। वो 4 बातें कौन कौन सी होंगी वो देखते हैं अपन। पहली बात कि भाई यहाँ पर देखो आपको क्या क्या मिलेगा फलन में। ये है अपने पास में 1 2 3 ए बी सी, ये 1 का संबंध, 2 का संबंध, 3 का संबंध, इसको कह दिया अपन ने F1, ये आ गया। फिर एक ऐसा मिलेगा अपने को कि ये देखो आप यहाँ पर है अपने पास में 1 2 3 और A B C और D, ये 1 2 3, ठीक है, ये कह दिया अपन ने F2। और तीसरी बात देखो आप, तीसरी बात में मिलेगा 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पर आ गया A B C D, 1 का संबंध A से है, 2 का संबंध भी A से है, 3 का संबंध B से है और 4 का संबंध C से है, ये आ गया। ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर कि साहब ये है 1 2 3 4 और ये है अपने पास में A B, 1 का संबंध A से है, 2 का A से है, 3 का B से है, 4 का C से है, ये अपने पास में F4, ये F3, ठीक है। अब इन चारों में ये लिखा हुआ है इस प्रकार से, मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि आप इस फलन के अंदर देखिए कि समुच्चय A के प्रत्येक अवयव का समुच्चय B के प्रत्येक अवयव से कोई ना कोई संबंध है। एक का केवल एक से संबंध है, ठीक है। तो यहाँ देखो आप, और समुच्चय B में भी कोई अवयव खाली नहीं है, समुच्चय A में भी कोई अवयव खाली नहीं, ऐसा भी फलन मिल सकता है आपको। फिर उसके बाद में आए अपन दूसरे में, देखो आप कि एक का एक से संबंध है लेकिन समुच्चय B में एक ऐसा अवयव विद्यमान है जिसका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, ठीक। ऐसे ही इसमें देखो आप कि यहाँ पर 2 अवयवों का समुच्चय B के एक अवयव से संबंध है लेकिन समुच्चय B में एक अवयव ऐसा है जिसका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। ऐसे ही इसके 2 अवयवों का संबंध एक अवयव से है समुच्चय B के, लेकिन इसमें कोई अवयव ऐसा नहीं है जिसका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान ना हो। तो इन चारों बातों के ऊपर अपन क्या काम करेंगे, इन फलन का अलग अलग नामकरण करेंगे, फलनों के प्रकार बताएंगे। और उन फलनों के प्रकार में सबसे पहला फलन आता है एकेकी फलन। अब ये एकेकी फलन क्या होता है सर? एकेकी फलन ये होता है कि एक अवयव का समुच्चय B के एक अवयव से ही संबंध हो। जैसे यहाँ पर ये देखिए आपके, ये अपने पास में 2 प्रकार से हो सकता है, जो 4 रूप बताए थे ना आपको, उन 4 में से 2 रूप एकेकी हो सकते हैं। जैसे 1 2 3, यहाँ पर A B C, ये 1 का 2 का B से, 3 का C से, ये आ गया F1, ये एकेकी फलन। ऐसे ही यहाँ पर बात करिए अपन ने कि ये है अपने पास में 1 2 3 A B C D और ये देखो आप ये F2, ये भी क्या है अपने पास में एकेकी फलन है, क्योंकि समुच्चय A के प्रत्येक अवयव का समुच्चय B के केवल और केवल एक अवयव से संबंध है। ऐसे फलन को अपन क्या कहते हैं? एकेकी फलन कहते हैं। यहाँ पर अगर परिभाषा के हिसाब से देखें तो फलन f a से b में परिभाषित एकेकी तब होगा जब समुच्चय A से आप कोई 2 अवयव ऐसे लो जो बराबर नहीं है और उसको सरल करते जाओ, बाद में पता चले कि अपने पास में अवयव बराबर नहीं थे तो फलन भी बराबर नहीं आया, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका ये होता है कि जो 2 अवयव लो वो बराबर हैं और सरल करने पर फलन भी बराबर आ जाए। तो अवयव अगर बराबर नहीं है फलन बराबर नहीं आते, अवयव बराबर हैं फलन बराबर आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अपन कहेंगे कि दिया गया फलन कैसा है? एकेकी है। उसके बाद में दूसरा प्रकार क्या है साहब? दूसरा प्रकार है अपने पास में बहु एकेकी फलन। ये क्या होता है साहब बहु एकेकी? इसके लिए देखिए आप, यहाँ समझाता हूँ पहले कि ये है अपने पास में बहु एकेकी।
ये ए और ये बी, ये है 1 2 3 4, यहाँ पर है ए बी सी। अब 1 का संबंध ए से है, 2 का संबंध बी से है, 3 का संबंध भी बी से है और 4 का संबंध सी से। ये फलन जो है क्या है, बहुएकेकी है। क्यों है? क्योंकि इसके 2 अवयव किससे जुड़े हुए हैं, समुच्चय बी के 1 अवयव से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर अगर अपन कहें कि ये ए है और ये अपने पास में समुच्चय बी है, 1 2 3 4, यहाँ पर है ए बी सी, 1 का संबंध ए से है, 2 का भी ए से है, 3 का बी से है और 4 का भी बी से है। तो ये दोनों फलन क्या कहलाएंगे, बहुएकेकी, क्योंकि इसमें 2 अवयवों का संबंध 1 से है। इसमें समुच्चय बी में एक भी अवयव ऐसा नहीं है जिसका पूर्व प्रतिबिंब ना हो। यहाँ पर एक अवयव सी ऐसा है जिसका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। ये अपने पास में दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे, बहुएकेकी फलन। अब गणितीय रूप में देखें तो इसको सरल करने के लिए अपने को क्या काम करना पड़ता है कि 2 अवयव लेने पड़ते हैं समुच्चय ए से जो बराबर नहीं है, जो बराबर नहीं है, और उनको सरल करने पर अपने को ऐसे फलन प्राप्त हो जाते हैं जो बराबर हैं। तो ऐसे फलन को अपन क्या कहेंगे, बहुएकेकी फलन कहेंगे। अब साहब अपने पास में एकेकी तथा बहुएकेकी फलन को जांचने के जो नियम होते हैं वो देखते हैं सब, कि बहुएकेकी कैसे जांचेंगे और एकेकी कैसे जांचेंगे। तो मैंने क्या काम करा, एक फलन लिया साहब एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे। ये अपने पास में फलन है कि साहब 3x + 5, ठीक है, और फलन f जो है वो परिभाषित है कहाँ से कहाँ तक, r से r में परिभाषित है। कहाँ से कहाँ तक परिभाषित है, r से r में परिभाषित है। अब मुझे जांच करनी है कि साहब ये एकेकी है कि बहुएकेकी है। तो मैंने क्या काम करा कि यहाँ पर x1 और x2 ये 2 अवयव लिए कहाँ से, समुच्चय a से, ये r से, ठीक है। यहाँ समुच्चय a की जगह क्या है, r, तो ये ले लिए साहब अपन ने। अब क्या काम करा कि ये दोनों अवयव जो लिए मैंने ऐसे लिए कि ये बराबर नहीं है, x1 बराबर नहीं है किसके, x2 के। अब ये बराबर नहीं है तो बेटा 3x1 ये भी बराबर नहीं होगा 3x2 के, सीधी सी बात। अगर मैं दोनों तरफ मान लो 5 जोड़ दूं तब भी ये बराबर नहीं होगा, देखो आप, ठीक है, अवयव बराबर नहीं थे, ठीक है। और आगे जाल के पता चला कि भैया फलन भी बराबर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये फलन f क्या हो गया, फलन f एकेकी है। बालक ने कहा कि साहब इसका दूसरा तरीका भी है, बिल्कुल है साहब, बिल्कुल है। आपने x1 और x2 2 अवयव लिए साहब, कहाँ से, समुच्चय r से, और दोनों ऐसे लिए कि दोनों बराबर हैं, x1 बराबर है x2 के। और साहब यहाँ पर दोनों तरफ 3 का गुणा करोगे तो जो मिलेगा वो भी बराबर होगा, सीधी सी बात है। दोनों तरफ अगर 5 जोड़ोगे तब भी वो बराबर होगा, सीधी सी बात है भैया। अब क्या हो गया कि जब अवयव बराबर थे तो यहाँ पर फलन भी बराबर आ गया, और फलन भी बराबर आ गया तो अपन कह देंगे कि f एकेकी है, यानी कि फलन जो है वो एकेकी है। तो ये एकेकी जांच करने के 2 तरीके हैं, इसका इस्तेमाल कर लो या इसका इस्तेमाल कर लो, कि साहब अवयव जो हैं वो आप पहले बराबर ले लो, ठीक है, और फलन भी बराबर आ जाए तो कह देंगे साहब कि फलन एकेकी है, या बराबर मत लो और वो फलन भी बराबर नहीं आए तो कह दो कि साहब फलन एकेकी है। अब बहुएकेकी के लिए भी उदाहरण लेते हैं भैया। यहाँ पर अपन ने उदाहरण ले लिया साहब, एक क्या लिया कि साहब फंक्शन ऑफ x, यानी कि फलन है बराबर x की घात 2, ठीक है, और ये फलन परिभाषित है कहाँ से कहाँ तक, r से r में परिभाषित है। कहाँ से कहाँ तक परिभाषित है, r से r में। अब मैंने क्या काम करा कि 2 अवयव लिए साहब x1 x2, और कहाँ से लिए, r से। अब मैंने अपने मन में मान लिया कि साहब x1 का मान जो है वो बराबर है 1 के, और x2 का मान जो है वो बराबर है -1 के, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर देखा, अरे ये दोनों जो मैंने माने हैं
ये बराबर नहीं है। देखो आप अच्छी तरह से कि -1 बराबर नहीं होता +1 के। अच्छा, इन दोनों का वर्ग कर देता हूं मैं। अब जब मैंने इन दोनों का वर्ग करा तो मुझे पता चला कि भैया वर्ग करने पर तो ये बराबर हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये फलन जो है ये कैसे हैं, बराबर हैं। तो ऐसी स्थिति में अवयव बराबर नहीं लिए थे लेकिन फलन बराबर आ गए, तो अपन कहेंगे कि साहब f जो है ये बहुएकी फलन है। कैसा फलन है, बहुएकी फलन है, या कैसा। तो ये अपने पास में एकेकी और बहुएकेकी जांच करने की विधियां हैं। ठीक है, इस प्रकार से अपन एकेकी और बहुएकेकी जांच करते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं अपन आच्छादक फलन। अब आच्छादक फलन क्या है साहब, तो पहले तो मैं अपने तरीके से समझाऊं कि आच्छादक फलन है ये, यहां पर है ए और ये बी, 1 2 3 4 ए बी सी डी, ये आ गया साहब एक का संबंध, ये हो गया एफ। ऐसे ही एक और देखा अपन ने, ये है अपने पास में समुच्चय ए, ये है समुच्चय बी। यहाँ लिखा अपन ने 1 2 3 4, यहाँ पर है ए बी और सी, एक का संबंध ए से है, 2 का इससे है, बी और सी, ये हो गया फलन। ठीक है, अब ये फलन कैसा है, आच्छादक है। आच्छादक फलन के लिए ये होता है कि समुच्चय बी के अंदर कोई भी एक अवयव ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान ना हो। समुच्चय बी के अंदर कोई अवयव ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान ना हो, अर्थात समुच्चय बी में कोई अवयव खाली नहीं रहना चाहिए। गणितीय भाषा में देखें तो फलन f का परिसर जो है वो बराबर होना चाहिए फलन f के सह प्रांत के। ऐसे फलन को अपन क्या कहेंगे, आच्छादक फलन कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, आच्छादक फलन कहेंगे। और देखते हैं साहब, अब बात करते हैं अपन अंतरछेपी फलन की। अंतरछेपी फलन क्या है साहब, इसको ऐसे समझिए कि यहाँ पर अपने पास में ये फलन दे रखे, समुच्चय ए और बी, 1 2 3, ये आ गया ए बी सी डी ई, ये देखो आप। ठीक है, ये अपने पास में फलन f है। और यहाँ पर बात करी, देखो ये है अपने पास में a और 1 2 3 ए बी सी, एक का संबंध a से है, 2 का a से है, 3 का a से, ये आ गया। अब ये फलन जो है ये कैसा है, अंतरछेपी फलन। कैसे है साहब अंतरछेपी फलन, कि इसमें समुच्चय बी में कोई एक अवयव या एक से अधिक अवयव ऐसे होने चाहिए जिनका पूर्व प्रतिबिंब समुच्चय ए में विद्यमान ना हो। ऐसा फलन क्या कहलाता है, अंतरछेपी फलन कहलाता है। मतलब यह है कि फलन f का जो परिसर है वो सह प्रांत का उप समुच्चय होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। उप समुच्चय होगा तो ऐसी स्थिति में कोई ना कोई अवयव छूट जाएगा जिसका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं होगा। आई बात समझ। ये अपने पास में हो गए आच्छादक और अंतरछेपी फलन। अब बात करते हैं अपन आच्छादक और अंतरछेपी की। आच्छादक अंतरछेपी के उदाहरण को देखते हैं। यहाँ पर उदाहरण दे रखा है अपने पास में कि एक फलन है फंक्शन ऑफ x बराबर 2x + 3। ठीक है, और ये फलन जो है ये परिभाषित है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय r से r में। तो यहाँ पर क्या काम करते हैं अपन, क्या माना साहब कि y बराबर फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पर y बराबर आ गया 2x + 3, तो 2x बराबर आ गया अपने पास में y - 3, तो x बराबर आ गया y - 3/2। अब यहाँ पर आप y का कोई सा भी मान ऐसा रखिए जो वास्तविक हो, तो आपको x का भी वास्तविक मान प्राप्त होगा। मतलब ये हुआ
कि इस समुच्चय सह प्रांत से कोई भी आप अवयव पकड़िए और उस अवयव का मान इस y की जगह पर रखेंगे तो अपने को क्या प्राप्त होगा, उसका पूर्व प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो ऐसी स्थिति में ये फलन f क्या कहलाएगा, आच्छादक कहलाएगा। क्योंकि आच्छादक की परिभाषा क्या थी कि समुच्चय B के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए। तो यहाँ पर आ गया ये फलन कैसा है, आच्छादक। f आच्छादक है, ये हो गया साहब। अब बात करिए अंतरछेपी की, ये भी देख लो बेटा। अंतरछेपी की यहाँ पर है अपने पास में x, ये मान लिया x की घात 2, ठीक। अब यहाँ पर आया अपने पास में कि ये फलन जो है ये r से r में परिभाषित है। कहाँ पर परिभाषित है, r से r में परिभाषित है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, वही माना y बराबर x की घात 2, तो x बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट y, ये आ गया सब, अंडर रूट y। अब यहाँ पर बात आती है कि साहब y के प्रत्येक मान के लिए क्या x का मान प्राप्त होगा। तो आप देखिए कि यहाँ पर है r, है ना, r, इसके अंदर मान लो अवयव है -2 -1 0 1 2, ये आ गया। और यहाँ पर है ये भी r, -2 का वर्ग करोगे तो क्या आ जाएगा 4, 1 का वर्ग करोगे तो 1, 0 का वर्ग करोगे तो 0, 1 का वर्ग करोगे ठीक है, 2 का वर्ग करोगे 4, इसमें -1 -2 भी होगा, भाई r है तो कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर क्या होगा, -2 का संबंध इससे है, -1 का संबंध इससे है, 0 का इससे है, 1 का 1 से है, 2 का 4 से है। लेकिन जो ऋणात्मक संख्याएं हैं उन ऋणात्मक संख्याओं के पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। देखो आप, ठीक है, पूर्व प्रतिबिंब, ऋणात्मक संख्याओं के जब पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है तो यहाँ पर अपन कहेंगे कि साहब ऋणात्मक संख्याओं के पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। इसलिए क्या कह देंगे अपन, f फलन जो है वो कैसा है, अंतरछेपी है। ये हो गया सर, ये हो गया अपने पास में आच्छादक और अंतरछेपी की जांच करना। अब बात करते हैं अपन इसमें एकेकी तथा आच्छादक फलन की। अब एकेकी तथा आच्छादक फलन को एकेकी आच्छादी फलन भी कहते हैं। मतलब एक ऐसा फलन जो एकेकी भी हो और आच्छादक भी हो, ऐसे फलन को क्या कहा जाएगा, एकेकी आच्छादी फलन। अब इसमें क्या विशेष बात होती है कि साहब एकेकी भी हो और उसका परिसर और सहप्रांत बराबर हो। मतलब ये कि साहब अपने पास में इस प्रकार से फलन हो कि भाई फलन ए में अवयव है 1 2 3 4, यहाँ पर है ए बी सी डी। अब ये हो गया बी, 1 का संबंध ए से है, 2 का बी से है, 3 का सी से है, 4 का डी से है, और ये आ गया अपने पास में फलन है। अब पहले ये एकेकी फलन है। क्यों है फलन एकेकी? क्योंकि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी के केवल और केवल एक अवयव से संबंध है, तो इसलिए ये फलन क्या है, एकेकी। अब बात करिए अपन ने आच्छादक की, तो आच्छादक के लिए क्या होता है, समुच्चय बी के अंदर कोई अवयव ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान ना हो, या गणितीय भाषा में देखें तो इस फलन का जो परिसर है वो सह प्रांत के बराबर होना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है साहब। तो ये फलन क्या हो गया, एकेकी आच्छादी फलन हो गया। ये अपने पास में हो गई फलनों के बारे में सारी जानकारी। ठीक है, ओके।